नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं पूनम माहेश्वरी दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से आप लोगों के साथ हूँ, बाइट टैलेंट मीडिया राब्ता पोएट्री के खूबसूरत मंच पर। और आज हम लोगों ने ये मंच इसलिए सजाया ताकि आपसे कुछ गुफ्तगू हो सके, कुछ बातें हो सके, कुछ हम अपने मन की कह सकें, कुछ आप लोगों की सुन सकें। कुछ चीजें, कुछ बातें जो हमारे मन में उथल-पुथल मचा रही है, उन सबको आपके साथ साझा करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आपको पता है कि आज इस खूबसूरत मंच पर हमारे साथ कौन-कौन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूँ। देश की वरिष्ठ गज़लकारा, बहुत खूबसूरत गज़ल लिखती हैं और शानदार, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन गज़लकारा है और बाय टैलेंट मीडिया राब्ता पोएट्री की मैनेजर भी हैं। तो मैं बहुत ही प्यार से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ रीना झा शर्मा जी का। रीना जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है पूनम मैम आपका। सबसे पहले तो आमंत्रण के इस तरीके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज हमारा मुद्दा ही आमंत्रण है। तो बिल्कुल। आमंत्रण जो आपने दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप खुद ही एक मुझे लगता है कि संचालिका छुपी नहीं है। आप किस किस तरह की संचालिका है, देश की सुप्रसिद्ध संचालिका है और हमारी राब्ता टीम की एक होस्ट, स्टार होस्ट कहें और कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो और अतिथि हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे और ये कार्यभार आप ही संभालें, ज्यादा अच्छा है। जी, जी, बिल्कुल रीना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस उपाधि के लिए, मुझे स्टार होस्ट की उपाधि देने के लिए शुक्रिया आपका। और आज का जैसे मुद्दा भी आपने बताया कि हाँ, आमंत्रण ही मुद्दा है और हम अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं और इसके साथ ही मुद्दे पर खुलकर वार्तालाप करते हैं। तो हमारे बीच में जो अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत ही बड़े कवि हैं और हमारी राब्ता टीम के एडवाइज़र भी हैं। तो मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। उनका नाम होता है आदरणीय विवेक कविश्वर जी। देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े समालोचक भी हैं, बहुत उम्दा गीत, गज़ल और मुक्तक भी लिखते हैं। तो मैं आवाज़ देती हूँ बहुत ही सम्मान के साथ में आदरणीय विवेक कविश्वर जी को कि सर आप भी आइए, मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर। धन्यवाद, प्रणाम आप दोनों को। जी सर, आपको भी हमारा और मंच की तरफ से आपको प्रणाम, हम सबका प्रणाम आपको, आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और धन्यवाद। हमारे इसी पैनल में जी, इसी पैनल में और हमारी जो साथ में जुड़े हैं, उनमें राब्ता टीम की वाइस प्रेसिडेंट रिंकी सोनी जी, जिनके की कंधों पर सारा ये टिका हुआ है, हमारा ऑनलाइन का सारा कार्यभार टिका हुआ है। उन्हें मैं आवाज़ देती हूँ बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ में। हालाँकि उम्र छोटी है, लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। इसी मुद्दे पर उनसे भी हम बात करेंगे, इस आमंत्रण के मुद्दे पर। और आमंत्रण के मुद्दे पर बात करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि रिंकी सोनी जी आप भी जल्दी से प्रकट हो जाइए और अपने चेहरे से ये नकाब हटा दीजिए। स्वागत आपका रिंकी जी। शुभ संध्या आप सभी को, समस्त परिजनों को शुभ संध्या। और शुभ बहुत संध्या। प्यार शुभ संध्या। पूनम मैम आपने, तो बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है हमारी वाइस प्रेसिडेंट रिंकी सोनी जी का। स्वागत है मैम। बहुत बहुत आभार। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं अपने परिवार के लोगों से, तो इसके लिए जो भी अभी अतिथि हैं उनको जोड़िए आप। जी, और अब मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रही हूँ, वो हमारे संस्था के संस्थापक, जिन्होंने बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इस राब्ता परिवार को बुलंदियों तक पहुँचाया। आज राब्ता परिवार, राब्ता जो नाम है, वो किसी के लिए अनजाना नहीं है और उसकी अगर मैं कहूँ कि अगर नींव कोई है, उनका बेस कोई है, तो वो हमारे शिवम झा जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, जिन्होंने दूर-दूर तक राब्ता के नाम को पहुँचाया है, जो हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, जिनकी टीम में अधिकतर महिलाएं होती है और मतलब महिला सशक्तिकरण पे उनका जोर रहता है। तो मैं बहुत ही प्यार से, सम्मान से आवाज देती हूँ हमारे भाई जैसे संस्थापक आदरणीय शिवम झा जी को कि सर आप भी आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, प्रकट हो जाइए फटाफट आप भी। आप सबको मेरा स्वागत। सादर प्रणाम। स्वागत है सर। स्वागत है आप सभी बहुत का। शुक्रिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का मुद्दा हमारा जो है वो
एक आमंत्रण को लेकर है कि भाई हम जब हम एक प्रोग्राम करते हैं और उसमें हम जब लोगों को आमंत्रित करते हैं तो आमंत्रण का जो अर्थ होता है वो लोग सिर्फ ये लगाते हैं कि हमें वहां जाके पढ़ना है। लेकिन विवेक सर, मैं आपसे इस मामले में थोड़ी सी, आप हम सबसे बड़े हैं, हम सबके सीनियर हैं, तो मैं आप ही की तरफ एक मेरा प्रश्न आता है, आप ही की तरफ मेरा एक प्रश्न है कि जब हम बात करते हैं आमंत्रण की, हम एक कोई प्रोग्राम करते हैं उसके लिए सबको आमंत्रित करते हैं, तो लोगों का एक जो होता है कि आमंत्रण मतलब हमें वहां जाकर पढ़ना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब पढ़ने ही लग जाएंगे, हमने 50 लोगों को आमंत्रित किया है तो 50 लोग तो नहीं पढ़ सकते, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जहां वो मंच पर बैठकर वो पढ़ते हैं, और कुछ लोग, और जो लोगों को हम आमंत्रित करें उनको दर्शक दीर्घा में बैठना होता है, सुनना होता है, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हम मंच पर जाकर पढ़ने की स्थिति में भी होंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो हमको सुनना भी आना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चलती है, एक साथ चलती, समानांतर चलती है। तो ये जो सोच लोगों की आ गई है, आमंत्रण का मतलब सिर्फ एक तरफा लेना, सिर्फ हमको वहां जाकर पढ़ना है, तो इस विषय पर आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए जी। इसकी जड़ में सबसे बड़ी मानसिकता है प्रत्येक व्यक्ति की कि मैं एक अहम व्यक्ति हूं, बड़ा व्यक्ति हूं, कलाकार हूं, साहित्यकार हूं, और मेरा काम सिर्फ लोगों को ज्ञान देना है, उनको सुनाना है, और अगर मुझे बुलाया गया है तो सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं। कहीं ये भी हमें समझना होगा कि सुनाने वाला तभी तक जरूरी है जब तक कोई सुनने वाला है। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है, मैं आपको छोटी सी बातें कहता हूं, अगर एक पंजाबी मुशायरा चल रहा है और पढ़ने वाला पंजाबी है और सारे दर्शक साउथ इंडियन हैं, तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आएंगे, तो वो पढ़ने वाला कब तक पढ़ सकता है? सबसे ज्यादा जरूरी है, एक मुझे अपना ही एक शेर याद आता है, मियां आप अपनी ही कहें और हमारी ना सुने, मियां आप अपनी ही कहें और हमारी ना सुने, ऐसी भी कहीं बातचीत होती है। क्या एक अक्सर ये भी है कि लोग जो ही अपना सुना देते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो निकलने की कोशिश करते हैं। ये मानसिकता बदलना बहुत मुश्किल है। एक तरीका यही हो सकता है कि हमारा आमंत्रण जो हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो। जैसे इस बार मैंने देखा राब्ता के आमंत्रण में ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है आमंत्रित कवि। अगर किसी के उसमें आमंत्रित कवि नहीं लिखा है तो उसे समझना ही नहीं चाहिए कि मुझे पढ़ने के लिए बुलाया है। आखिर सुनने वाले भी बहुत जरूरी हैं। अब थोड़ा एक बात कह के मैं अपनी बात रोकूंगा। अगर हमें किसी शादी का आमंत्रण पत्र आता है, निमंत्रण पत्र आता है, तो हमें मालूम है उस शादी को अटेंड करने जा रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है वहां। तो जब हम ये बात समझ सकते हैं तो फिर कवि सम्मेलन में कंफ्यूजन क्यों? और फिर भी कंफ्यूजन है तो आप फोन करके पूछ लीजिए। अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, मेरा अपना कहना ये है। सर बिल्कुल सही सर। मैं थोड़ा सा बात काटूंगी सर इसी में। एक बार मैं माफी भी चाहूंगी। पिछला हमारा राब्ता का एक प्रोग्राम था, आपको भी याद होगा सर, उसमें ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। और उसमें क्या था कि हमने सबको आमंत्रित किया था, और आमंत्रित करने का मतलब उन लोगों ने ये बहुत लोगों ने ये समझा कि मुझे स्टेज पे पढ़ना है, कविता पढ़ना है, और उस कविता पढ़ने के चक्कर में ही मतलब ये हमारा जो नाम है ना कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई थी। अगर आप सच पूछो तो कि हमारा मतलब हम आपको आमंत्रित कैसे करें। सबसे पहले तो मैं, अगर दर्शक जुड़े हुए हैं तो मैं एक बार पूछना चाहती हूँ कि हम आमंत्रित करें तो कैसे करें, क्योंकि अगर हम आमंत्रित करते हैं तो नहीं करते हैं तो आप बुरा मान जाएंगे, करते हैं तो भी आप बुरा आजकल मान रहे हैं क्योंकि आपने हमें पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। सर अब राब्ता हमारा परिवार है, बहुत बड़ा बढ़ रहा है। शिवम सर की मेहनत से, हम आप लोगों के आशीर्वाद से राब्ता बढ़ रहा है। कल को 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, बहुत सारे लोग होंगे। दिल्ली में हम कुछ प्रोग्राम करवाएंगे सर, उसमें 500 लोग होंगे, तो क्या हम 500 को आमंत्रित करेंगे मंच पे पढ़ने के लिए?
तो अगर हम पढ़ने के लिए नहीं बुलाते हैं तो कई बार कई श्रेष्ठ जन गलत व्यवहार करते हुए दिखाई दिए। तो मेरा प्रश्न जो अपना मतलब एक पर्सनल प्रश्न है, एक राब्ता के मैनेजर के हिसाब से भी पूछ रही हूँ, एक कलमकार के हिसाब से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं भी मंच पे चढ़ती हूँ। तो सर क्या हम कैसे उनको समझाएं कि हम सिर्फ आपको आमंत्रित कर रहे हैं, इस और आमंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको स्नेह नहीं है, आपसे प्यार नहीं है, आपसे प्रेम नहीं है, हम सब कुछ वैसे ही है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। अगर 500 लोग 1000 लोग हमारे साथ हैं तो हम 500 और 1000 लोगों को एक साथ मंच पे पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकते हैं। इस बार आप आइए, अगली सुनिए, अगली बार आपको भी होगा, आपको भी कोई सुनेगा। तो बस यही है, मेरा यही होगा। बाकी पूनम मैम आप आगे बढ़ाएं कि शिवम सर का क्या है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रीना जी, बिल्कुल सही कहा रीना जी आपने भी, और विवेक सर ने बहुत सही कहा कि जरूरी थोड़ी ना, मतलब ये है कि कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ा परिवार है हमारा, बहुत सारे सदस्य हैं हमारे, और जगह जगह से लोग सुनने भी आते हैं, लोग पढ़ने भी आते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि हर व्यक्ति को मंच पर बुलाकर पढ़ाया जाए। कुछ जब तक हम अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तक अच्छे वक्ता भी हम नहीं बन सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं हमारे राब्ता की संस्थापक की तरफ रुख करती हूँ अपना, शिवम झा जी की तरफ। शिवम झा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, आपके क्या विचार है? आप अपने हमारे दर्शकों को कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे तो इस तरह की गलतफहमियां ना पड़े अपने मन में, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हम सबके बीच में बना रहे, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में ना हो। आप बात आपका कहिए ताकि हमारे दर्शक उस चीज को समझे। स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सबको प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं या फिर जो भी बाद में सुन पाएंगे, जो किसी वजह से लाइव में जुड़ नहीं पाए, तो सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमंत्रण अगर आपको मिल रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो कवि के तौर पे या फिर अतिथि के तौर पे या किसी भी तौर पे, तो अगर आप हमारे लिए सम्मानीय हैं तभी आपको आमंत्रण दिया जा रहा है। हम ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, हमारा ये हमारा पोस्टर डिपार्टमेंट है, बहुत अलग अलग हमारी डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। तो उसमें क्या है ना कि सबके पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि अगर हमारे लिए आप सम्मानीय नहीं भी हैं तो भी हम हर किसी को दे रहे हैं, ये आमंत्रण बांट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे खास हैं तभी। हाँ, तो इस केस में ये बात हो जाती है कि क्या हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं किस चीज के लिए, मतलब कवि के लिए, कवित्री के लिए, संचालन के लिए, अतिथि के लिए, अध्यक्ष के लिए, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, बहुत तरह की चीजें होती है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, ये दरअसल ये लाइव हो जाना चाहिए था आज से 1.5 महीना पहले। बात है हमारा जो हिंदी सह मैथिली एक हमारा इवेंट हुआ था दिल्ली में। उसमें मेरे पास एक 2-3 जन आए जिनका बड़ा नाम है। मैं उनको इससे पहले नहीं जानता था, बट उन्होंने जब नाम बताया तो मुझे लगा कि वो बहुत बड़े नाम है। अब वो एकदम से आए, उन्होंने अपना नाम लिखवाया, और नाम लिखवाने के पश्चात उन्होंने कहा कि मेरा नंबर पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दबाजी में, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो मैं पहले समझ नहीं पाया कि हमारी टीम में से इन्हें आमंत्रित किसने किया, क्योंकि हम सबको आमंत्रित नहीं कर सकते, इनको मैं जानता भी नहीं था उससे पहले मैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा नाम लिखिए। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा मतलब अचानक से तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ, बट आपका मैं नाम नोट डाउन कर लेता हूँ, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर हम आपको कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे अचानक से जो लोग पोस्टर पे, जिनको आमंत्रित किया गया, जिनका नाम पोस्टर पे है, उनसे पहले मैं आपको नहीं पढ़वा सकता। तो वो उस टाइम थोड़ा आयरेट हो गए, लेकिन वो शांत बैठे थे। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीता, एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड एक वेन्यू बुक होती है, उसकी भी एक टाइमिंग होती है, लंच की टाइमिंग होती है, सब कुछ का टाइमिंग होता है। तो जब उनको लगा ना कि हमारे एंड से डिले हो रहा है ना, तो वो एकदम से आए। उनको नहीं पता था कि शिवम झा कौन है, चेहरे से नहीं पता था, बस पता था कि हाँ फाउंडर है। वो एकदम से मेरे पास आए, ऐसे उंगली उठा करके उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ही शिवम झा हो क्या? मैंने कहा हाँ बताइए क्या कहना है। और फिर एकदम से पॉइंट आउट करके कि हम लोग सुनने नहीं, हम लोग सुनाने वाले में से हैं। तो मैंने कहा आप अपना पहले परिचय दीजिए कि आप हैं कौन, मतलब मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया है। पहली बात, आपने आकर के नाम में लिस्ट लिखवाई। मैं पूरी टीम से इंक्वायरी कर रहा हूँ कि इनको किसने आमंत्रित किया, या फिर टीम को लग रहा है मैंने किया, मुझे लग रहा है कि टीम ने किया। फिर हम सब एक जगह बैठे तो हमें लगा कि ये कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन आप बैठिए। उनको हमने फर्स्ट वाले रो में उनको हमने सीट दी कि आप आइए, आप वरिष्ठ हैं, आप आगे बैठिए, सुनिए। इन सब चीजों के लिए मैंने उनसे ये भी कहा था कि नाम मैंने स्टेज पे भेज दिया संचालिका के पास और आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन वो उन्होंने ना इंतजार किया,
और ना ही किसी चीज के लिए उन्होंने, मतलब एकदम से आके आयरेट हुए और पता नहीं क्या कहते हुए फिर निकल गए। मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने उसी दिन स्टेटस डाला था कि इस बारे में मैं बात करूंगा। फिर क्या होता है कि राब्ता आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से लगातार कोशिश करते जा रहे हैं, और कोशिश में मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप करके। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इन चीजों को बाहर आके खुल के बात कर सकें आप सबसे। आज मौका मिला है, और वो कहते हैं ना कि अचानक से प्रोग्राम बनाओ, अचानक से प्लान करो, तो वो प्लान बहुत ही बढ़िया हो जाता है कभी कभी। तो आज दोपहर को अचानक ये प्लान बना है। पूरी, इवन हमारी पूरी टीम को ना, पूरी जो हमारी पूरी जो फैमिली है उनको भी नहीं पता है, क्योंकि मैं आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में हूँ और मैं अभी बैठा हूँ रीना झा शर्मा जी के यहाँ, और वहां से मैं लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा दिन आज ट्रैवलिंग में ही हूँ, तो मुझे नहीं पता कैसे भी। तो बस कहने का सार ये है कि अगर आप आते हैं तो आप सुनिए। आज आप इनको सुनिए, कल हम आपको सुनेंगे, परसों कोई और होगा। ये 5, 6, 10 करके ही हम ऊपर ले जाएंगे ना स्टेज पे। बाकी लोग आप नीचे आइए। ऐसा नहीं है कि स्टेज पे आप चढ़ेंगे तो आप हमारे लिए सम्मानीय हैं, बल्कि आप अगर नीचे वाली रो में किसी भी कॉलम में बैठे हैं ना, तो हमारे लिए उतने ही सम्मानीय हैं। और अगर बैठने से और किसी स्टेज से अगर बात होती सम्मान की ना, तो पूरे इवेंट में हमारे टीम में एक भी पर्सन बैठा नहीं होता, वो भागता रहता है। इसका मतलब वो सम्मानीय नहीं है। तो ये समझने की बात है, आप सबको समझना होगा, हम सबको, जितने भी कलमकार हैं सबको समझना होगा कि अगर आप स्टेज पे नहीं चढ़ते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप सम्मानीय नहीं है हमारे लिए। ये अलग बात है कि हम उसमें से कुछ एक लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और बस यही कहूंगा मैं, आज का मेरा यही कहना था। और भी बहुत सारी बातें हैं, बाकी अब हमारे अगले साथी की तरफ हम बढ़ेंगे। जी बिल्कुल शिवम जी, आपने बहुत सही बात की। और तकलीफ तब होती है मन में जब इतने वरिष्ठ व्यक्ति ये कह देते हैं कि हम सुनने वालों में से नहीं, हम सुनाने वालों में, जैसे कि आपको कहा गया था। तब ये बड़ी तकलीफ लगती है कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। इतने वरिष्ठ साहित्यकार होकर इस तरह की बातें करना अपने आप में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छा साहित्यकार होता है वो सच में, अगर मैं कहूँ तो सुनना ज्यादा चाहता, सुनाना कम चाहता है, क्योंकि अच्छे साहित्यकार की शायद पहचान होती है। और बहुत सही कहा आपने। और हमारा राब्ता परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और इतने मौके हैं यहाँ से जुड़ने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत सम्मानित है। और मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा, सॉरी मैं पूनम जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मुझे याद है कि जब हमारा पहला इवेंट हुआ था ऑफलाइन कोरोना के बाद 27 फरवरी को, तो मुझे याद है, अभी अचानक से फिर से याद आ गया कि मैंने विवेक सर से कहा कि सर आप ऊपर आए और स्टेज ग्रहण करें, आप अपना वहां पे आप अपना सीट ग्रहण करें। सर ने पता है क्या कहा? सर कुछ देर बैठे, उन्होंने कहा कि शिवम, आनंद तो नीचे ही बैठ के सुनने का है, ठीक है। और इसके बाद में सर ने पूरा का पूरा इवेंट जो है, पूरी टाइमिंग जो है ना उनकी नीचे रही, और वो उन्होंने श्रोता की तरफ सुना, बहुत अच्छे से सुना उन्होंने। और ये ना मुझे हमेशा ही याद दिलाता है इन चीजों की, कि आपने ये एक लाइन कह के ना, आप मेरी नजर में आपका सम्मान कितना ज्यादा बड़ा, कितना गुना हो गया बड़ा। तो ये चीजें हैं, ये हर किसी को ना सर से सीखनी चाहिए। ये सर से, मतलब मैं इस तरह के जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने हर समय, हर घड़ी, हर दिन हमें सिखाया है। और अगर आज हम कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस सब का क्रेडिट आप विशिष्ट लोगों को जाता है, आप गुणीजनों को जाता है। सर उसी इवेंट में मुझे थोड़ा सा और माफी चाहूंगी, उसी इवेंट में सर का एक और बहुत बड़ा चीज था और बहुत बड़ा योगदान था। हमारा समय सीमा जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था, और सर जैसे सीनियर कवि को बस 2 से 1.5 मिनट मिला था। उसमें भी सर ने, मतलब वो गए और जाकर के उन्होंने बस ऐसे कुछ, जैसे लोग शिकायत करते हैं वैसा कुछ नहीं, उन्होंने एक मतलब जैसे परिवार के लोग होते हैं वैसे परिवार के लोग की तरह आए, और उन्होंने कहा कि इतना भी समय मुझे मिला तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है, जो बड़े लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, जो ये स्टेज वाली बात आपने कही सर, मैं बस 1.5 मिनट 2 मिनट और ले लूंगी। मतलब स्टेज वाली जो बात कही, अपने लोग जो होते हैं, जिसके घर में मान लीजिए बेटी की शादी है, तो जैसे आपने कहा कि बेटी की शादी है, तो जो घर के लोग हैं वो पहले बाराती को देखते हैं, फिर अपना पानी तक भी वो अपना देखते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप सच में राब्ता के परिवार अपने आप को मानते हो, तो आप अगर हक जताते हो ना, तो आप उसी तरह का व्यवहार भी करो कि मुझे अगर मंच पे जाना है तो ठीक है, आप मंच पे जाओगे, कभी ना कभी अगर राब्ता परिवार में हो तो जाओगे,
लेकिन आप उस बेटी के भाई जैसा व्यवहार भी करो, बेटी के बाप जैसा व्यवहार भी करो, आप उसी हक से आकर के उसी तरह का काम करो, सहयोग करो। शिवम सर हमारा कहते हैं सर कि 4 तरह से आप सहयोग कर सकते हो किसी का भी, एक आर्थिक तौर पे, एक मानसिक तौर पर, और एक जो आप समय देते हो उस तौर पर। तो समय भी तो कम से कम आप दो, समय भी नहीं दोगे और आपको मंच, अधिकार के तौर पे मंच सबसे पहले चाहिए। तो मेरे हिसाब से सर आपसे ज्यादा बड़ा टीचर हम लोगों के लिए कोई नहीं होगा, कि आप इतने वरिष्ठ हैं हम लोगों के लिए, और हमेशा हमें सीखने के लिए हमें आपसे मिलता है, और लोगों को भी इस हिसाब से सीखना चाहिए आपसे। रीना जी, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने किया, लेकिन आप सब लोग, जो मैं देखता हूं वहां पर, कोई भी व्यक्ति मुझे बैठा हुआ नजर नहीं आता। शिवम जी जो संस्थापक हैं, पूनम जी, आप, रीना जी, शुभ्रा जी भी थी। मुझे हैरानी होती है, असल में हैरानी होती है। मैंने बल्कि अपने पहले काव्य सम्मेलन में बात कही भी थी कि पीले रंग की तितलियां चारों तरफ उड़ती नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम आपका है, आप तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने किसी को भी बैठे हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात ने मुझे राबता से कहीं बहुत गहरा जोड़ दिया। जिसका संस्थापक, जिसके कार्यकर्ता, जिसके अनाउंसर्स इतने अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि कंटिन्यूअसली भागदौड़ कर रहे हैं, कमाल है। ये मैंने आपसे सीखा है। धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बड़ी बात कही। और आपके लिए तो मैं ये कहूंगी, जो रीना जी ने, शिवम जी ने जो कहा है, मैंने भी देखा था कि कहते हैं ना कि जो वृक्ष जितना फलों से लदा होता है ना, वो उतना ही ज्यादा झुक जाता है। तो वो फलों से लदे हुए वृक्ष हैं आप। इतने आप सहज, इतने सरल, और इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, सभ्य इंसान, आप शालीन है आप, कि आपने अपने राब्ता को अपना परिवार समझते हैं। हम तो ये सोचकर गौरवान्वित हैं कि राब्ता को आप अपना परिवार समझते हैं, हमें अपने बच्चों की बेशक। तरह ट्रीट करते हैं। हम इसके लिए आपको जितना, आपको मतलब आपके आगे हम सर झुका के खड़े हैं आज, कि हमें आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा बस अनवरत यूं ही मिलता रहे, और बस आपका प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए, और आपकी सलाह बेशक। हमारे लिए हमेशा आदर्श की लायक है। और अब मैं रुख करती हूँ हमारी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ। रिंकी सोनी जी हमारे बीच में वो बैठी हुई हैं। तो रिंकी जी, अब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, आप हमें ये बताइए कि आपके क्या सुझाव है इस बारे में, आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी क्या राय है? इतनी बातें आपने अभी सुनी है, तो आप क्या कहना जी, चाहती हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं विवेक सर को प्रणाम करती हूँ और उनकी उपस्थिति को, और सर की सक्रियता देखकर मुझे सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर हर कदम पर हमारे परिवार के साथ होते हैं, और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर भी सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और सर हमेशा सिखाते रहते हैं मुझे। और इसके साथ मैं जो हमारा आज जिस लिए हम लोग उपस्थित हुए यहाँ पर, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम खुद को सच में अगर साहित्य साधक कहते हैं और सरस्वती के वंदक कहते हैं, तो इस तरीके का जो निम्न स्तर का सोच है वो नहीं रखना चाहिए। सबने कहा कि अगर आप वक्ता हैं तो श्रोता तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ चाहेंगे कि हमें मंच मिले और हमें लोग सुने, ये तो गलत है ना। क्योंकि अगर प्रबुद्ध जनों को अगर हम मंच देते हैं, तो नवांकुर कहाँ जाएंगे? न्यू जनरेशन को भी हमें आगे करना है। तो न्यू जनरेशन अगर आगे आएगी, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है, सीनियर लोग हैं, उन्हें तो सब्र रख करके उनको सुनना पड़ेगा, उनकी गलतियों को आगे करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा जो ये सोच है उसको हम बदलेंगे, कि सिर्फ हमें मंच मिलना चाहिए, और हमें आमंत्रण मिला है तो मैं तो वरिष्ठ हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, तो मुझे आकर अपना पाठ ही करना होगा, मैं सुनूंगा नहीं, मैं समय नहीं दूंगा। ये समस्याएं सिर्फ ऑफलाइन स्तर पर ही नहीं, जमीनी स्तर के कार्यक्रम पर ही नहीं, ऑनलाइन जो शोज होते हैं उसमें भी देखने को मिलती है कि सिर्फ आमंत्रित तौर पर अगर वो पटल पर उपस्थित होते हैं काव्य पाठ के लिए, तो सिर्फ वो लोग उसी में समय देते हैं। अगर उन्हें लिंक वगैरह शेयर किया जाए कि सर आप आइए और हमें सुनिए, हमारे जो रचनाकार उपस्थित हुए उन्हें सुनिए, तो उनके लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। उपस्थित भी होंगे तो बस 5 मिनट के लिए एक कमेंट डाला, बस उनका वहीं पर मतलब सीमा समाप्त हो गया, समय सीमा समाप्त हो गया।
उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है साहित्य के प्रति, और सब कहेंगे कि मैं सरस्वती का बंधक हूँ, मैं साहित्य साधक हूँ। तो इस तरीके का सोच अगर है हमारे अंदर, तो हम बिल्कुल सरस्वती बंधक नहीं है और साहित्य साधक नहीं है। और इस मामले में भी विवेक सर, मैं मेरा पर्सनली जहाँ लाइव होता है तो मैं सर को हम वहाँ उपस्थित पाती हूँ। सर का मुझे गाइडेंस मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो हर व्यक्ति को इस तरीके की चीजें सामंजस्य बैठाकर करनी चाहिए कि अगर आप सुनना, अगर चाहते हो कि बोलना है, अगर लोग आपको सुने तो आपको भी सुनना तो पड़ेगा ही। बाकी आप सभी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। पूनम मैम, मैं आप कंटिन्यू कीजिए। सीखना बंद तो जीतना बंद, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। पूनम जी अगर इजाजत हो तो मैं 1 मिनट लूंगा। जी नहीं, आप 5 मिनट लीजिए सर, 10 मिनट बताइए। आजकल साहित्यकार शब्द जो है वो बहुत ही सस्ता शब्द हो गया है। जो 2 कविताएं लिख लेता है वो भी अपने आप को साहित्यकार कहता है, और उसे लगता है मैं जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बन गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्यकार सिर्फ लिखने से नहीं होता। पहले ये तो देखिए आप जो लिख रहे हैं वो साहित्य है भी या नहीं। आपने 4 लाइनें लिख दी और आप उसे साहित्य कहते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात, साहित्यकार बनने के लिए साहित्य की अदब होना बहुत जरूरी है, साहित्य की तमीज होना बहुत जरूरी है। और साहित्यकार हमेशा हमेशा वो होता है जो किसी भी रचना से, चाहे वो अपनी हो, दूसरे की हो, वरिष्ठ की हो, कनिष्ठ की हो, प्रेम करे। अगर उसे कोई छोटा सा बच्चा भी अच्छी चीज सुनाए तो उसे उठा ले वो अपने हाथ में, वो साहित्यकार है। ना कि वो नाम देखे, अच्छा नीरज जी हैं तो मुझे इनकी बात पे तालियां बजानी है, वो साहित्यकार नहीं होता। ये मेरा अपना मानना है। और जो जितना बड़ा साहित्यकार होगा, मैं अपने मुझ से कोई तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन अधिकतर काव्य पाठ में जिसमें मैं होता हूं मुझे अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष की सबसे त्रासदी ये होती है वो सबसे आखिर में पढ़ता है, सबके ऊपर अपने कमेंट्स देता है, और उसके बाद अगर टाइम बचे तो उसे कुछ सुनाने का मौका मिलता है। मुझे इसमें भी कोई अफसोस नहीं है। सबसे बड़ा मुझे अच्छा ये लगता है कि मैंने इतने लोगों को सुना। मुंह हमारा एक है, कान 2 हैं, सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और मतलब कि बहुत अध्यक्ष बनना सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सब्र चाहिए होता है इतने लोगों को सुनना, उन सबकी एक एक रचनाओं को ध्यान रखना, उन सब नहीं करना। और ये काम आप बहुत बखूबी करते हैं, क्योंकि आपके सानिध्य में मैंने मंच साझा किया आपके साथ में, और आप अध्यक्ष रहे हैं उसमें, और आपने हर एक को बहुत बखूबी सुना, और उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छे से दी है। और ये बात बिल्कुल आपने एक बात और कही थी कि सब कोई ये चाहते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन की बात मैं करती हूँ, किसी को बुलाते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि आपके और कौन आ रहा है, आपके प्रोग्राम में कौन कौन आ रहा है। अगर बड़े नाम होते हैं, बड़े कवि होते हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा हमें नहीं बुलाया। और छोटे नाम होते हैं, छोटे, अरे ये तो नवाम को इसके साथ में क्या पढ़ूंगा, ये मेरे लेवल का बनता नहीं है। तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। साहित्य होता है, एक साहित्यकार होता है, कवि होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, मेरी नजर में ऐसा है। रीना जी कुछ कहना चाहेंगी? रीना जी आप कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ भी है, आपने जो कहा ना वो चीज हुआ भी है शुरू में। मतलब चूंकि हर कोई नया होता है, अभी भी हम तो बिल्कुल ही नए हैं, मुझे मतलब हम लोगों को तो कलम भी नहीं पकड़ना आता, सिंपल कहानी है। लेकिन स्टार्टिंग में एक घटना मेरे साथ हुई है कि मेरे साथ इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि मैं उस वक्त बस कोई नाम भी ठीक से नहीं जानता था। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप नए को, कोई आज जैसे दिनकर की बात होती है, निराला की बात होती है, जयशंकर प्रसाद की बात होती है, सबने पहला कदम तो उठाया ही होगा ना, पहला कलम उठाया ही होगा ना सर। तो अगर उठाया है तो जयशंकर प्रसाद को जयशंकर प्रसाद बनने के लिए जो पहला कदम उठाया जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। आप उनका सपोर्ट कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं इस राब्ता या एसटीएम से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज होती है, पहला कदम यहाँ उठाने दिया जाता है, बोला जाता है कि हाँ आप उंगली पकड़ के चलिए। जब आप
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलने लगते हैं तो छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी हुआ है राब्ता के साथ। लेकिन मतलब चलना, पहला उंगली जो है वो पहला उंगली जरूर पकड़ाया जाता है। और उसमें सर मैं गर्व के साथ कहूंगी कि मुझे कैमरे से डर लगता था। एक मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ, कैमरे से डर लगता था, मैं बहुत ज्यादा हिचकती थी। उसमें 2 नाम आता है, शुभ्रा पालीवाल और शिवम सर, जिन्होंने मुझे कैमरे से डर हटाया कि कैमरे से डरते नहीं है, कैमरे का आप सामना करो तो आपको कैमरा प्यार करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये राब्ता हमेशा नए को यहाँ लाने का काम करता है और करता रहेगा। और इसीलिए मैं यहाँ से जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूंगी अगर माता रानी ने चाहा। जी आपके क्या विचार है? आपने सबके विचार जी जी बस इंटरप्ट कर रही हूँ। और आपने बहुत सही कहा कि यहाँ पर जो चलने शुरू करते उनको उंगली पकड़ाया जाता है। सबसे बड़ी उदाहरण तो मैं ही हूँ। यहाँ मुझे इतने गाइडेंस मिले शिवम सर के, शुभ्रा मैम के, आप सभी का, कि आज जो भी हूँ आप सबके वजह से ही हूँ। मुझे खुद कैमरा फेस करने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, आज भी होती है। मैं इसी कारण बहुत ज्यादा नहीं आती हूँ लाइव, कि मुझे बैक स्टेज में काम कर लेती हूँ कंफर्टेबल, लेकिन सबका सपोर्ट रहता है, सबका यही कहना है कि नहीं आप आओ, जैसे भी आप आओ बोलो। आज भी मेरा था कि मैं नहीं आऊंगी, तो लेकिन सर ने बोला कि नहीं आप आओ, तो ठीक है बस चले चलो। असल में हम लोग बैक स्टेज को घटिया मानते हैं, बैक स्टेज के काम को इंफीरियर मानते हैं, कम वैल्यूएबल मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बैक स्टेज मतलब बैकबोन। अगर हमारी बैकबोन कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हम सीधा चल भी नहीं सकते। क्या बात, बैक स्टेज बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है विषय से बहुत अलग होते जा रहे हैं। जी सर, एक्चुअली जी जी नहीं बिल्कुल। और कुल पूनम जी, मिलाकर बात यही है कि हम जिस आमंत्रण पर हम बात कर रहे थे उसी पर वापस लौट कर आते हैं कि आमंत्रण का मतलब मैं अपने हमारे जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता हमारे उन सबसे मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हमारी तरफ से जो आमंत्रण जाता है उसको पॉजिटिव। दर्शक दीर्घा में बैठना भी बहुत बड़ी बात है, लोगों को सुनना, उनको प्रोत्साहित करना। मानिए आपका एक कमेंट, एक प्रोत्साहन जो होता है वो किसी की जिंदगी बदल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कमेंट जो होता है, एक आपकी एक बात जो होती है वो किसी के दिल पर कहाँ लगती है और वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कि तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कहा था रत्नावली ने, और उनके एक शब्द से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। तो कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में कि एक शब्द किसी का हमारी जिंदगी बदल देता है। शायद आप उनमें से एक हो कि आपका एक शब्द किसी नवांकुर की जिंदगी को बदल दे, उसे एक बहुत बड़ा, बहुत विराट रूप दे दे, बहुत बड़ा कवि बनने में सहयोग कर सकता है। तो हमारा आमंत्रण जब आपको मिलता है, दर्शक दीर्घा के लिए मिलता है, तो आप सहज उसे स्वीकार करें, हम सबसे मिलने आइए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लिखा हुआ आमंत्रित कवि अगर लिखा हुआ होगा तो आपको मंच पर बैठाया जाएगा, तब आपको हम सुनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप आमंत्रित हैं तो इसका मतलब दर्शक दीर्घा में बैठकर आपको सुनना है। सब जो जितने भी कवि वहां पर आ रहे हैं उनको सुनना होता है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में क्लियर रखें। बात काटूंगी थोड़ा सा कि दर्शक दीर्घा का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, पहले भी जैसे हमने कहा। अगर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, अभी हमारा अगला इवेंट है सर, 5 तारीख को हमारा अगला इवेंट है। उसमें हमारे टीम के हमारे जो कोर टीम है, उस कोर टीम का कोई स्टेज पे नहीं होगा। आप मानोगे, कोई भी स्टेज पे हमारी कोर टीम है और वो स्टेज पे नहीं होगी, तो क्या वो उसका सम्मान शिवम सर नहीं करते हैं? नहीं, शिवम सर उतना ही सम्मान उसको भी करते हैं। और अगर आपको आमंत्रण पत्र दिया गया है तो आपको भी उतना ही सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हम भी आप लोगों के साथ दर्शक में बैठकर और उतना ही एंजॉय करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे राब्ता के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, कोर टीम, जितने भी लोग हैं के साथ, जितने भी हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे रहेंगे, सबके ऊपर, सबके आमंत्रण पत्र पे लिखा हुआ है आमंत्रित अतिथि। मतलब है कि यहाँ चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे फाउंडर हो, चाहे हमारे कोई साथी कलमकार हो, सब एक समान है। मैं अब इतनी समानता मैं रखता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसे ही आप हो। बस मैं बल्कि एक कदम और आगे जाऊंगा कि अगर मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं स्टेज पे हूं या सुनाने के लिए बुलाया गया हूं
और अगर कोई मुझसे अच्छा, मुझसे वरिष्ठ साहित्यकार आता है तो मुझे अपने आप उन्हें मौका दे देना चाहिए, अपने आप पीछे हट जाना क्या चाहिए। बात है, असली साहित्यकार बहुत वो बड़ी है। बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात। यही सब विवेक सर आपसे यही तो ये हमें सीखने को साहित्य मिलता है। एक्चुअली यही साहित्य है। और यही साहित्यकार भी ऐसे मतलब होते हैं कि ये साहित्यकार की असली पहचान यही है कि जो अपना त्याग करके आगे किसी दूसरे को अपना स्थान दे दे, वो बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी के जिगर नहीं और होता, ये कलेजा नहीं होता। दर्शक दीर्घा या मंच से नीचे बैठना, उसकी कितना उसका महत्व है। मैं थिएटर की दुनिया से भी आता हूं, लगभग 40 साल से मैं रंगमंच अभिनेता हूं। हमारे ग्रुप में जब कोई नया बच्चा आता है, बच्चा मैं कह रहा हूं 23-24 साल का होता ही है वो, उसे पहले 6 शोज तक सिर्फ बैठ के रिहर्सल देखनी होती है, उसे कोई रोल नहीं दिया जाता, जिससे वो देख सके, सीख सके और उसे सुनने की, देखने की, सीखने की इंपॉर्टेंस पता लग सके। और 6 महीने में हमें भी पता लग जाता है कि वो कितना सीरियस है। सुनना बहुत जरूरी है, मैं ये मान के चलता हूं। सुनना, और खाली सुनना नहीं, सुन के प्रतिक्रिया देना। जी, अगर कोई चीज अच्छी लगती है उस पे, मैं खास तौर से पूनम जी का नाम लेना चाहूंगा। पूनम जी जिस तरह से प्रतिक्रिया देती हैं वो अद्भुत होता है, वो दिल से निकलता है उनके। कई लोग तालियां ऐसे बजाते हैं, मैं विश्वास करता हूं तालियां ऐसे बजानी चाहिए जिससे लोगों को एक वो मिले, ताली बजाने का हौसला मिले। और पूनम जी जो कहती हैं वाह वाह क्या बात है, उससे पढ़ने वालों को बहुत हौसला मिलता है। चाहे वो रिंकी की उम्र का हो, चाहे वो मेरी उम्र का हो, हम सबको तालियों की बहुत जरूरत होती है। और तालियां हमारे में नव ऊर्जा का निर्माण करती हैं। सुनिए, घटना में जी सर, सुनिए, प्रतिक्रिया दीजिए, अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो चुप रहिए, और अगर मौका मिले तो उस रचनाकार के पास बाद में जाकर उस बात को कहिए, ना कि वहीं बैठे बैठे आप हो करने लग जाए। ये बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा, जब आप सुन रहे हैं तो किसी से बात मत कीजिए। हो सकता है आप ना सुनना चाहते हो, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। मेरे साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है तो मैं उठ के अपनी सीट बदल लेता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने घर से 15-20 किलोमीटर चल के आया हूं तो सुनने के लिए, और वहां आके भी नहीं सुना तो मैं उधर बैठा या किसी बगीचे में जाके बैठा, एक जैसी बात है। जी रीना जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। सर आपने कहा ना पूनम मैम की बात, तो मैं एक लाइन थोड़ा सा बोलूंगी कि पहला मेरा वो था, पहला शो इन्हीं के साथ था ऑफलाइन, पहला ऑफलाइन जो था। और मेरा माइक ऐसे, मैं कांप रही थी हाथ से, और इनका ये वाह वाह ताली का वो जो था ना, वो मेरा माइक जो ऐसे कांपने वाला था वो ऐसे हो गया। और मैंने प्रॉपर अपना जो पूरा लाइव मतलब वो जो ऑफलाइन था वो प्रॉपर मैंने किया। बस वो उनकी जो ताली थी, उस ताली और उनके प्रोत्साहन पे जब वो मैं गिरने लग जाती थी तो जैसे वो उठा देती थी। तो वो ये पूनम मैम का उस तालियों का असर होता है जो मैंने कहा। ये राब्ता परिवार है ही ऐसा कि शुभ्रा पालीवाल जी जब पहली बार जुड़ी थी और उन्होंने जब ये कहा कि मैं लाइव नहीं आ सकती किसी भी हालत में, क्योंकि उनको आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनकी, और फिर वो देख नहीं सकती, वो कमेंट्स पे नहीं पढ़ सकती, किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती। राब्ता वही है जो उन्होंने कहा कि हम आपके आंखें बनेंगे। राब्ता वही है जो रीना शर्मा जी, जो उन्होंने आज इससे पहले कैमरा फेस नहीं किया था, उनसे ये कहा कि हम आपके कैमरा बनेंगे। राब्ता वही है जो रिंकी सोनी जी ने जब कहा कि मैं आज तक कभी लाइव नहीं कर पाती हूँ, मुझे कैमरे से इतना डर लगता है, और आज वो 2 से 3 घंटे के अंतराल में हमारी ये चीजें फिक्स हुई है और उन्होंने हामी भर दी। ये है राब्ता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और हमारा और हमारे दर्शकों का ये राब्ता हमेशा यूं ही बना रहे, हमारा प्यार, हमारा स्नेह भी यूं ही बना रहे, हम यही कामना करते हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, राज की बात है। मैं सिर्फ राब्ता से जुड़ा हुआ हूं, एज एडवाइजर तो मैं नहीं मानता अपने आप को, मैं यही मानता हूं कि मैं आप सबके साथ चलने वाला सिर्फ राब्ता से जुड़ा हूं। अदरवाइज इसके सिवाय मैं किसी भी पटल से, मुझे बहुत लोगों ने कहा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, या वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, या हमारे ये बन जाइए, पैट्रन बन जाइए, मैं किसी से नहीं जुड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ लिखना और सुनाना और सुनना एंजॉय करता हूं। मुझे स्क्रीन पे नाम नजर आए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सबसे यही कहता हूं कि आप मुझे बुलाइए, मैं अगर मेरे पास समय होगा मैं आऊंगा, पढ़ूंगा, आपको सुनूंगा,
लेकिन मैं कोई इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं लेना चाहता। लेकिन शिवम जी का मैं खास तौर से उल्लेख करूंगा, जब मैंने पहला प्रोग्राम इनके साथ किया, असल में शुभ्रा जी ने मुझे जोड़ा इस पैनल के साथ, लेकिन पहले प्रोग्राम के बाद जो भी मुझे कुछ उसमें त्रुटियां नजर आई, मैंने बिंदास लिख दी। ये मेरी आदत है और इस आदत का मैंने नुकसान भी उठाया है। मैंने लिख दी। शिवम जी का जब 2 या 3 दिन मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, मुझे लगा कि मेरी बात इन्हें अच्छी नहीं लगी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और अगर वो बात अच्छी नहीं लगती तो शायद मैं राब्ता के साथ नहीं जुड़ता। लेकिन फिर जो इनका जवाब आया उसने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए, और उसके बाद जो इनसे मुलाकात हुई 2 बार 3 बार, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ये ग्रुप, इससे मुझे जुड़ना है। चाहे मैं आप लोगों जैसी भागदौड़ नहीं कर सकता, कुछ मेरी अपनी अलग व्यस्तताएं हैं, अब रंगमंच भी शुरू हो गया है, कुछ मेरी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, लेकिन मन से मैं आपके साथ हूं। आप मुझे रात को 1 बजे भी फोन कर सकते हैं, जो मेरे दिमाग में होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी शिवम जी। उसमें क्या था सर ना, जो आपने मुझे बताई थी कि यहाँ हम लोगों ने लैग किया है ना, तो मैंने उसको पहले मन में दिल में मैंने बिठाया। मैंने कहा कि हाँ, ये चीजें हमारे से मिस्टेक हुई है। ये हमारा पहला इवेंट था लॉकडाउन के 2 साल के दरमियान के बाद, 2 साल के गैप के बाद। तो उसको मैंने मन ही मन सारी चीजें उस पर मैंने वर्कआउट किया, और मुझे लगा कि अब मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसको मैं उस गलती को सुधार करने के लिए तैयार हूँ। अगली बार ये गलती नहीं होगी दोबारा से। तब मैंने आपको रिप्लाई किया, आपका मैंने थैंक यू बोला। आपने इतनी सारी चीजें लिख के दी, मैंने उसके लिए आपको थैंक यू बोला कि सर ये अगर कहीं स्किप हुआ है या मेरे दिमाग में भी थी ना, तो वो स्किप हो सकती थी दोबारा से, लेकिन आपने लिख के दे दिया। वो कहते हैं ना, जब पेरेंट्स कहते हैं कि आप ना मन ही मन मत पढ़ो, आवाज निकाल के पढ़ो, या फिर आप जो पढ़ते हो वो लिख लो। उससे क्या होता है ना, वो छप जाती है, यहाँ पे ना सारी चीजें छप जाती है। तो आपने जो लिख के दिया ना, वो मेरे दिमाग में छप गई। और उसका आपको, मुझे लगता है कि अगले इवेंट में आपको देखा होगा कि जो जो पॉइंट्स आपने रेज किए थे, उन सारी चीजों पे 1 बाय 1 वर्कआउट हुआ था, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने वर्कआउट किया। बेशक अगले इवेंट में मेरे पास लिखने के लिए कुछ था ही नहीं सिवाय तारीफ के। मैंने कहा था सर कि मुझे फिर से चाहिए कुछ, एक लिस्ट में ना मुझे कुछ जोड़ के दीजिए। तो सर आप मुझे मौका दीजिए ना, तो मैं लिखूंगा। जी बिल्कुल। आपका माइक म्यूट है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ आइए, अब आइए। मैंने कहा ये आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको ये मौका ना दे कि आप वो लिस्ट फिर से बनाएं। नहीं, बिल्कुल मत दीजिए। सर ये भी बहुत बड़ी बात होती है, कोई अपना होता है वही कमियां बता सकता, पराया वही कभी नहीं बताता है, अपना ही बताता है। उससे हम, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे अपनों की लिस्ट में हैं, और आप हमारे अपने, हमें आप अपना मानते हैं और हमारी कमियां हमें बताते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आखिर में यही बात है, आमंत्रण पत्र स्पष्ट है, हमारा निमंत्रण पत्र स्पष्ट है, अतिथि के रूप में या कवि के रूप में आपको बुलाया गया है। उसके बावजूद अगर आप वहां आकर जबरदस्ती पढ़ना चाहते हैं तो यह आपकी गलती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हर व्यक्ति को, चाहे वो साहित्यकार हो या ना हो, सुनने का मादा रखना चाहिए। सुनने से ज्यादा अच्छा कोई टीचर नहीं होता। जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे। और अगर उसके बाद भी कोई ऐसा निकल आया ऑब्जेक्शन लेने वाला, जैसे पिछली बार निकला था, तो ठीक है, वो खुश रहे, भगवान उसका मालिक है। सर मैंने मैथिली लिखना शुरू किया था ना सर, तो एक मेरे, उनको गुरु बोल लीजिए, उनको जो भी बोल लीजिए, उनसे मैंने पूछा था कि ये लिखना कैसे, मतलब आपके जैसा मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उनका एक चीज था, बोलने से ज्यादा सुनिए और लिखने से ज्यादा पढ़िए। बिल्कुल सही बात है। ये 2 चीज कीजिएगा, आप लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो वही चीज है कि हमें अब शायद प्रोग्राम हमारा अंतिम पड़ाव पे है मैम, तो बस अब हमारा स्पष्ट ही हो गया है लगभग। बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, इसको कोई भी अपने व्यक्तिगत तौर पे नहीं ले। कोई भी इंसान, कोई भी कलमकार जो है, उसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं ले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस शो के बाद ना कुछ निगेटिविटी आएगी जो नहीं आनी चाहिए। इसको एक पॉजिटिव वे में हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव मैनर में ये सारी बातें कही गई है। क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा था कि सच कहने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से डरते नहीं है। ये ऐसा लाइव कोई करता नहीं है कि आप ये चीजें क्लियर करने के लिए, ये कोई नहीं करता है।
क्योंकि उसको डर है। ये ना जैसे वोट बैंक होती है ना, वैसे यहाँ पे एक बैंक बनता है कि हमारे कुछ एक कलमकार चले तो नहीं जाएंगे नाराज होकर के। मुझे लेकिन ऐसा लगता है ना कि इससे कलमकारों में वृद्धि आएगी कि यहाँ पे सारी चीजें स्पष्ट है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। इससे कोई भी यहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी नहीं है, कोई भी असम्मान की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे ये चीजें हैं कि हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, ना सिर्फ राब्ता के लिए। मैंने राब्ता के मंच पे मैंने ये बात कही थी कि मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो राब्ता के लिए नहीं है, ये साहित्य के लिए है। तो मैं साहित्य के लिए ये चीजें कह रहा हूँ कि हमें सारी चीजों को ध्यान से सुन के इसके पीछे जो पॉजिटिव बातें हैं, इसके पीछे जो इंटेंशन हमारा है, उसको सुनना है, शब्दों पे नहीं जाना है। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, एक नहीं 100 बार हम गलती करेंगे। और उसको सुधारने के लिए विवेक सर और या उनके जैसे बहुत सारे हमारे गुणीजन, हमारे साथी कह सकते हैं, हमारे अभिभावक कह सकते हैं, जुड़े हुए, तो हम गलती करेंगे और उनको माफी देनी होगी और साथ में हमें बताना होगा कि रास्ता क्या है। लेकिन हम सही चीजों को आगे लेके आएंगे। हमें जहां लगेगा कि हम लैग कर रहे हैं, हमें जहां लगेगा कि साहित्य लैग कर रहा है, हमें जहां लगेगा कि किसी भी तरह की कोई भी लैग हो रही है, हम आगे आएंगे और हम किसी न किसी तरह से इसको अपनी बात रखेंगे। नहीं तो 3 घंटे में कोई प्लान करके ना ऐसे नहीं करता है कि आपने 2-3 बजे प्लान किया है कि हमें शाम में 6 बजे लाइव आना है और इतना बड़ा टॉपिक डिस्कस करना है। ये इंस्टेंट हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सीधा आकर के अपनी बात रखनी है, बस। इसीलिए ये बातें हमारे दिल से निकल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक जितने भी उनको सब क्लियर हो गई होंगी। और अब इस प्रोग्राम को भी समेटने का समय हो गया, जहां तक मैं समझती हूँ। तो मैं आप सबसे हमारे दर्शक जितने भी जुड़े हैं उन सबसे एक बात जरूर कहूंगी कि हमारा और आपका राब्ता जो है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। हमारा और आपका प्यार है, हमारा और आपका जो साथ है वो अनवरत यूं ही चले। बस यही आप लोगों से गुजारिश है मेरी। और ये जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, सब क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग से भी। कोई भी आप अपने मन में कटुता ना लेके आए, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हम अच्छे वक्ता ही नहीं, हम बहुत अच्छे श्रोता भी बने, बस ये दिमाग में हमको लेके आना है। इतनी सी गुजारिश आप सबसे है मेरी। और इसी के साथ और मैं एक आदरणीय चीज और मैं पूनम मैम, बस थोड़ा सा कि अपनों से ही अपने दिल की बात कही जाती है। तो हम आप अपने से, इसीलिए हम अपने दिल की बात आपसे कहने आए, इतना बस समझ लीजिएगा, और कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं एक और इम्पोर्टेंट बहुत बहुत जरूरी बात है कि जब हम कहीं कमेंट करते हैं, जब हम कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो हमें मतलब ऐसी उम्मीद होती है, ऐसा विश्वास होता है ना कि उसको पढ़ा जाए और उसका रिप्लाई भी किया जाए। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे पास हमारी चीजों से जो हमने यहाँ पे साझा की है उससे 99.9% लोग सहमत है। मैं कह सकता हूँ 100% लोग सहमत हैं। इसीलिए क्वेश्चंस नहीं आए हमारे पास, मैं कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। बाकी आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा बाद में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि अगर हम, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली, कि अगर हम उस कमेंट्स पे जाते ना तो हम मुद्दे से भटक जाते। इसीलिए हमारे साथ जुड़े जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम है। और आप सबको रिप्लाई बारी बारी से ऑफिशियली और पर्सनली दोनों तरफ से दिया जाएगा। हम सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपके अगर कोई भी सलाह, कोई भी मशवरा हो, आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर हमारा नंबर वहां पे मेंशन है, आप कॉल करके कांटेक्ट करके सारी चीजें दे सकते हैं। मैंने बार बार एक बात शुरुआत से दोहराई है कि हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं होती है। अगर आप हेल्प अपनी बातों से कर रहे हैं, अपनी सलाह से कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसीलिए आप अपनी सलाह हमें देते रहे, हमारे पास पहुंचाते रहे। नंबर है, मेल है, सब कुछ वहां पे रखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप बने रहें। और इस जितनी भी चीज आज डिस्कस हुई है, जो भी बातें, उसको एक पॉजिटिव मैनर में लेना है और इसको हम आगे किसी को बढ़ाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सोच जब हमारी अंदर डेवलप हो गई ना, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। कहते नहीं है कि कई बार आप ना बिना बोले आप बहुत कुछ बोल जाते हैं। खामोशी की जो होती है ना, वो खामोशी बहुत ज्यादा मुझे लगता है आवाज करती है। तो अगर आप मंच पे नहीं हैं इस बार, तो आप अगली बार आएंगे, लेकिन आप हमारे दिलों में हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमें अपना स्नेह और स्नेह देने के लिए, जितने भी अतिथि हमारे इनवाइटेड हैं, जो जिनको भी हमने आमंत्रित किया है, वो सभी अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे, हमें अपना स्नेह देंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे। और आगे हमें फ्यूचर के लिए बहुत सारी आप लोगों की दुआएं भी चाहिए। तो हमसे बस इतना रास्ता बनाए रखिए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। और बस इतना ही कहूंगी कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात की रात होगी, मुसाफिर हो तो फिर मुसाफिर हम भी, फिर किसी और से मुलाकात होगी।
फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इसी के साथ विवेक सर का, रिंकी जी का, शिवम झा जी का, रीना जी का, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने बात की और हमारे सारे जो गलत फहमी को दूर कर दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट तक सब जुड़े रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर शो बोरिंग होता है या फिर लोग असहमत होते हैं ना, तो लोग शो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ जो भी लोग यहाँ जुड़े थे शुरू में, नंबर्स बढ़ गए हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं कि आपको छोड़ के जाएं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और विवेक सर के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम। और थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ और ये बोलते हुए मैं यहाँ से विदा लूंगी कि कोई भी समस्या हो संस्था से या टीम से, कोई भी बात हो, कि आप व्यक्तिगत तौर पे पहले बात करें। उसके बाद भी अगर आपके मैटर सॉल्व नहीं होते हैं, उसके बाद आप पटल का माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम से आप चीजें क्लियर करना चाहें या किसी भी माध्यम से आप करना चाहें, तो सबसे पहले जरूरी, कोई भी समस्या, कंफ्यूजन हो, सबसे पहले टीम या व्यक्तिगत जिससे परेशानी हो, आप उनसे पहले बात करें। क्योंकि कोई भी संस्था यूं ही खड़ी नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इस प्रकार लोग आते हैं, कोई भी आक्षेप लगा देते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग जरूर सोचें। ये किसी व्यक्ति पर, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, ये सभी के लिए, कि यही सिर्फ राब्ता ही नहीं, बहुत सारे पटल हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि किसी भी पटल से कोई भी परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है टीम से या कहीं से भी, तो वो लोग डायरेक्ट आते हैं और अपने फेसबुक के जो प्रोफाइल होता है उस पर अपना विचार लंबा चौड़ा व्यक्त कर देते हैं। तो पहले जो भी है व्यक्तिगत तौर पे बात कीजिए, फिर आपका जो समस्या उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो इसके साथ आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। बिल्कुल, आप जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग उस पर भी कभी बात करेंगे, क्योंकि किसी भी संस्था पे उंगली उठाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं उठाना चाहिए, खास करके जब आपको ये लगे कि ये संस्था अच्छा कर रही है या फिर कोशिश कर रही है अच्छा करने की। तो आप किसी को बड़गला नहीं सकते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक बड़गला नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई संस्था ही क्यों ना हो। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में फिर एक दिन हम लाइव में बातें करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं साहित्य में जिनको मुझे लगता है कि या तो नहीं आना चाहिए या उनके आने से साहित्य कीचड़ बनता जा रहा है। तो हम इस टॉपिक पे भी कभी बात करेंगे, ऐसे खुले दिल से बात करेंगे। जैसे आज हम इकट्ठे हुए, फिर कभी इकट्ठा होंगे और उस पर भी बहुत गहराई से बात करेंगे। जरूरी है वो टॉपिक, खुल के बात करना, है ना? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए शुभ रात्रि आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।